मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने से पहले मुझे इस जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने को आ ही नहीं रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अनिकेत पाठक। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी 3 साल हुए हैं जॉब पर। कंपनी ब्रेक डाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं भी इसी योग्य समझ लिया हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट डील कर सकूं। तो मैं काफ़ी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां सहाय सर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस भी लौटना था। मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रहे थे। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने कार रोकी, देखा वो काफ़ी खूबसूरत थे। सॉरी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैडम, इस जंगल में आप अचानक कहाँ से आ गई? डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई है और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा। उसी के पास मुझे जाना है। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे बगल की सीट में आकर बैठ गई। मैं ड्राइव करने लगा। कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहें। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया उसका नाम रेशमा है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही है। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा कि मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वो चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर था कि आप कहाँ रह गए थे। मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहाँ खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए। थोड़ी देर को तो किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर सहाय जी ने कहा कि आज हम सभी वहीं रुकते हैं। मैंने कहा भी कि रात भर ड्राइव करके निकल लेते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात को जंगल में लिफ्ट दी थी, वो 2 साल पहले ही मर चुके थे। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसकी हत्या कर दी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं तो उसके घर भी गया था। सभी लोग भगवान का नाम लेने लगे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। अनिकेत बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए। यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वहीं सीट पर बेहोश हो गया। आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे बगल में सहाय जी और एक मजदूर बैठा हुआ था। मैंने उन लोगों को सब कुछ बताया कि मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं सच में वहाँ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनमें से एक मजदूर ने मुझे एक और ऐसी कहानी बताई, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीज़ों पर एक विश्वास सा होने लगा। एक सुनसान रास्ते पर एक जर्जर घर खड़ा था। दूर से देखने पर भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्थानीय लोग उस घर से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन एक साहसी युवा रवि ने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रवि ने घर में एंटर किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे और हर तरफ अजीब सी गंध आ रहे थे। रवि ने एक कमरे में एंटर किया जहां उसे एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी दिखाई दी। उसने कुर्सी पर बैठने का फैसला किया और जैसे ही वो बैठा, उसे एक धीमी कानाफूसी सुनाई दी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कि कुर्सी के नीचे से एक काला साया उभर रहा है। साया धीरे धीरे ऊपर उठा और एक भयानक विकृत चेहरा रवि की ओर मुड़ा। रवि डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही खुल गई। साया रवि की ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग रवि को ढूंढने आए, तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और रवि कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक डर समाया हुआ था, जो कभी ना मिटने वाला था। उस दिन से गांव के लोग उस घर से दूर रहने लगे और उस घर को मौत का घर कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रहे थे और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर
एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफ़ी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुंचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी, पर वहाँ पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूजिक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है। लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूँगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम्हें जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया।
घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहां से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही ख़राब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहां चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा, मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उस घर में कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 30 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहते थे अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहाँ उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें थी। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट
बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है।